पीजी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। तो देखिए, अब आज से आपकी यूनिट 4 शुरू होगी, जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के विषय में बताएंगे। जिसमें टेक्निकल कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम आपको क्या सिखाएंगे, लेटर राइटिंग। सबको पता होगा कि बहुत सारे लेटर्स आपने देखे होंगे, इवन आपके लिए शायद आए भी हो तो आपने पढ़े भी होंगे, और आपने शायद किसी के लिए लिखा भी होगा। और ये सब कुछ भी नहीं किया है तो आपने बचपन में 5 नंबर का लेटर राइटिंग आता था आपके में, इंग्लिश लैंग्वेज में, क्यों आता था ना, है ना। तो बचपन में आपने उन 5 मार्क्स के लिए लेटर राइटिंग जरूर लिखा होगा, ठीक, जरूर सीखा होगा। अब बचपन में आपने जो सीखा और आज आपको उसको थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से सीखना है ना। तो इनमें क्या अंतर है ये समझेंगे, और उसके बाद में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसी के साथ में यूनिट 4 की आज से शुरुआत हो गई है। जल्द ही आपकी यूनिट 4 कंप्लीट करके यूनिट 5 भी शुरू करके ये पूरा इंग्लिश, ये प्रोफिशिएंसी वाला खत्म कर देंगे, है ना। तो उससे पहले देखो, एक बात ये समझ लो कि आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ भेज दी जाती है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको लिंक एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, या आप पीजी पॉइंट सर्च कर लीजिए। इससे आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम अकाउंट दोनों मिल जाएंगे, है ना। और बाकी आपकी पेपर 1, 2, 3, 4 की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया है अनदर चैनल के नाम से, वो देखिएगा। वहां पर आपके अब हम टेस्ट लेने जा रहे हैं पेपर 1, 2, 3, 4 के मल्टीपल चॉइस। तो अब हर दूसरे दिन टेस्ट होगा, आप ये मान लो, या कोशिश करेंगे कि रोज आपको हम आधे घंटे में 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करें, है ना। तो अब बहुत ही जल्दी ये शुरू कर रहे हैं, तो वहां पे आप उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो। एक टेस्ट अभी मैंने उस दिन लिया भी था। सो आइए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले लेटर राइटिंग क्यों करते हैं हम लोग, क्या ध्यान देना चाहिए, सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं। क्या कि लेटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन दैट अफर्म्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट और obligation or grant of a power or right. Letter can also be described as a written or printed communication addressed to a person or an organization. लेटर क्या है, एक लेखन कौशल का उदाहरण है। अर्थात लेखन के द्वारा जब आप किसी से अपने वार्तालाप करते हैं, अपने संचार को जारी रखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, आपका लेटर राइटिंग कहलाएगा, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, लेटर राइटिंग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेटर राइटिंग इज एन एसेंशियल स्किल, एक बहुत ज़रूरी स्किल है आपके अंदर। ये नहीं कि मेरा मन होगा तो हम लेटर राइटिंग करेंगे, सीखेंगे, नहीं तो नहीं सीखेंगे, नहीं, सीखना ही पड़ेगा। यहाँ पे मतलब ये मान के चलो विल हैव टू लग रहा है, पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये मे भी आपके अभी काम ना है, लेकिन आगे चल के बहुत काम आएगा। और कहाँ कहाँ काम आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ कहाँ काम आएगा। तो देखिए, चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू लर्न हाउ टू राइट लेटर्स। सबसे पहले बच्चों को ये सिखाना है आपको कि लेटर को कैसे लिखा जाए। एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, इन सब में बहुत डिफरेंस होता है। और आज की क्लास में तो नहीं, आज तो सिर्फ परिचय के विषय में जानेंगे, लेकिन कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें मैं आपको टाइप्स ऑफ लेटर बताऊंगी, जिसमें आपको इनफॉर्मल, फॉर्मल, औपचारिक, अनौपचारिक, ये सारे लेटर्स भी बताएंगे, ठीक है। द यूज ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स, यानी औपचारिक और अनौपचारिक जो आपका लेटर है, पत्र है, उसका क्या उपयोग है। एंड टू सेलेक्ट स्टाइल एंड वोकेबुलरी अप्रोप्रिएट टू द इंटेंडेड रीडर, कि कुछ आप अपने लेटर में ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो पढ़ रहा है, जो आपका रीडर है, उसके लिए क्या हो, क्विक टू अंडरस्टैंड वाला सीन हो, मतलब आसानी से समझ पाए। विद इन द होम लेटर राइटिंग हैज मैनी यूजेस, घर पे रहने के बावजूद भी आपके पास लेटर राइटिंग के बहुत सारे यूज हैं। सबसे पहले, इट इनकरेज गुड मैनर्स, स्पेशली राइटिंग थैंक यू लेटर्स। यदि जैसे आपके लिए मान लीजिए किसी ने कुछ भेजा है ना, या कुछ आपको बढ़िया सा किसी ने गिफ्ट किया, इवन ये मान के चलो आपके लिए किसी ने वीडियो ही एडिट करके भी अगर भेजा है, तब भी आप उसको एक थैंक यू लेटर भेज दीजिएगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे जब सामने वाला है वो भी कि हाँ हमको अप्रिसिएशन मिला है, भाई किसी ने आपके लिए इतनी मेहनत की है वीडियो एडिट करने में, और उसके बाद में अगर आप उसे एक थैंक यू लेटर भेजेंगे ना, तो सामने वाले को बहुत अच्छा फील होगा। क्यों? क्योंकि उसको भी एक अप्रिसिएशन मिलेगा और वो प्रोत्साहित होगा। चिल्ड्रन कैन राइट इन्विटेशंस, जैसे मान लीजिए बच्चों की बर्थडे है, ठीक है, तो बच्चे अपने स्कूल में जो स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं उनको बढ़िया से एक लेटर इनवाइट करने के लिए लिख सकते हैं, या अपने ताई ताऊ के लिए लिख सकते हैं। चिल्ड्रन कैन राइट लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, बच्चे अपने दोस्तों के लिए लेटर लिख सकते हैं और अपने रिश्तेदारों के लिए पत्र लिख सकते हैं कि प्रिय बुआ, मैं आपको बहुत याद कर रहा हूँ, कर रही हूँ, कोरोना के कारण हमको आपसे मिले हुए 1 वर्ष हो गए, लेकिन अब ठीक है। तो ऐसे करके आप जब बुआ जी के लिए लेटर लिखवाएंगे तो सीधी सी बात है कि जब वो लेटर बुआ जी के पास पहुंचेगा तो बुआ बहुत खुश हो जाएंगे, है ना।
फिर देखिए पेन पाल्स आर ऑलवेज पॉपुलर गिविंग इनसाइट्स इनटू अदर चिल्ड्रंस लाइफ स्पेशली ओवरसीज। इसेंशियल्स ऑफ लेटर राइटिंग। अब भाई लेटर राइटिंग की ज़रूरत क्या है? ज़रूरी है लेटर लिखना? हम नहीं लिखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अब क्या क्या ज़रूरतें हैं और लेटर लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सीरियसली ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए कि ये सिर्फ आप पढ़िए ही नहीं कि अरे हाँ पढ़ लिया बस, बीएड में आएगा या नहीं आएगा, या पेपर होगा या नहीं होगा, हम इसलिए पढ़ ले रहे हैं, बस ऐसे नहीं करना है। ये सोचो कि हम आज कुछ न्यू सीख रहे हैं। आज आपकी जो क्लास हो रही है इससे आप कुछ ऐसा सीख के जाइएगा कि जब भी कभी लेटर लिखिए तो उसमें आपको ये क्लास याद आ जाए। बात समझ में आ गई क्या? कीप रीडर्स इंटरेस्ट इन माइंड। हमेशा ये दिमाग में रख के लेटर लिखो कि जो सामने वाला लेटर पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो आराम से समझ जाए चीज़ों को, उसको समझने में वो चीज़ें कठिनाई ना हो। इस तरीके से आपका लेटर क्या होना चाहिए? डिज़ाइन होना चाहिए। और उसके बाद में जो उसमें शब्दों का यूज़ हो वो बहुत ही सीमित और सहज होना चाहिए। फिर यूज ऑफ एप्रोप्रिएट करेक्ट टोन। टोन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया जिसमें वो जो पढ़ रहा है, जो रीडर है, वो आपको घमंडी समझ सकता है, वो आपको बहुत प्यारा भी समझ सकता है, या आपको बहुत नॉर्मल इंसान समझ सकता है ना। तो यह अपने अपवर्ड और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन को, मतलब एक ये मान के चलिए जो रीडर है, आपको अपने को दिमाग में नहीं रखना है कि लेटर हम लिख रहे हैं तो हम अपने अनुसार लिखेंगे। मैम आप ये क्यों नहीं सिखा रही हैं, आप तो कुछ भी बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं, यही तो गलती नहीं करनी है। लेटर आपको अपने अनुसार नहीं लिखना है, लेटर आपको रीडर के अनुसार लिखना है कि जो रीड कर रहा है वो इसको कैसे पढ़ रहा होगा और उसको कौन सी लैंग्वेज आसानी से समझ में आएगी। हमारे शब्दों का प्रयोग कुछ ऐसा होना चाहिए कि उनको किसी प्रकार की ठेस ना पहुंचे, है ना, कुछ उनको ऐसा ना फील हो, मतलब जो हम सिर्फ बताना चाह रहे हैं बात हमारी उतनी ही उन तक पहुंचे। बात समझ में आ गई? टोन आपकी एकदम सही होनी चाहिए। बी एक्चुअल एंड ऑथेंटिक। बहुत एकदम चीज़ें वास्तविक होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि कुछ भी आप उसमें लिख रहे हो, बढ़िया सा पत्र एकदम लिख रहे हो, उसमें हवाएं और फूल और नदियाँ, है ना, और दुनिया के तराने दिखा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। फैक्ट्स बेस्ड बातें होनी चाहिए। मेंटेन ब्रीविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्ति, मतलब चीज़ों का क्या होना, इसका मीनिंग होता है, आपका लिख लो अगर नहीं पता है तो। संक्षिप्त मतलब बहुत, जैसे बोलते हैं ना 100 सुनार की एक लोहार की, आपने कहावत सुनी है ना, क्या कि 100 सुनार की एक लोहार की, बस वही बात समझो यहाँ पे। देखिए होता क्या है, आपको उसमें अननेसेसरी बातें नहीं लिखनी है कि फिर मैं जा रहा था तो फिर ये हुआ फिर वो हुआ, दुनिया की बातें लिख रहे हो। पता चले कहा गया था लेटर लिखने को, लिख के रख दिया पूरा ए से, ऐसा नहीं करना है। चुनिंदा शब्दों का प्रयोग करना है और अपने सीमित शब्दों में एक संक्षिप्त रूप में अपनी बात को कहनी है ना। जैसे मैंने क्या बोला, इतना ज़्यादा समझाने से बेहतर था मैंने आपको जैसे एक लोकोक्ति के माध्यम से समझा दिया ना, तो बस वैसे ही आपको अपने लेटर राइटिंग में किसका यूज़ करना है, आइडम्स का, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया था ना मैंने आपको, तो उनका भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक, यूज़ ऑफ एक्टिव वॉइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पढ़ा है ना, एक्टिव वॉइस का हमेशा यूज़ करना चाहिए। एनी फॉर्मल लेटर शुड बी रिटन इन एक्टिव वॉइस। ये आपसे जैसे मान लो अगर मल्टीपल कोई क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछ सकता है कि जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं उसमें किस टाइप के वॉइस का यूज होता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, बोथ, या फिर नन ऑफ दैट। तो आप क्या लगाओगे कि एक्टिव वॉइस का यूज होता है। इज दैट द सब्जेक्ट शुड कम एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो भी सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है, जो आपका सब्जेक्ट है वो कहाँ आना चाहिए, शुरुआत में आना चाहिए। जैसे हमने कहा कि हमको जाना है, ठीक, तो आपसे अगर कोई वो बात पूछेगा कि क्लास में मैम ने क्या कहा था जब नहीं आए, तो आप क्या उसको बताओगे तीसरे पर्सन को कि मैम ने कहा था कि आज वो नहीं आएंगी, तो वो पैसिव वॉइस हो गया जो आप सामने वाले को बता रहे हो। जो हम बोल रहे हैं कि हम नहीं आएंगे, तो ये क्या, ये एक्टिव वॉइस है। बात समझ में? जो मैं बोल रही हूँ वो एक्टिव वॉइस है। जो आप मेरी बात यदि तीसरे इंसान को बताएंगे, जैसे मान लो पूनम आई है, ठीक है, लक्ष्मी नहीं आई क्लास में, ठीक है, तो लक्ष्मी ने कहा, पूछा पूनम से कि ये बताओ कि मैम ने क्या पढ़ाया था, तब पूनम ने लक्ष्मी से कहा कि मैम ने कहा था कि ये, तब जो बात वो बताएंगी तो वो हो जाएगा पैसिव वॉइस। हमने जो आज अपनी कक्षा में पढ़ाया ये हो गया एक्टिव वॉइस। बात समझ में आ गया? बोलो, आ गई ना? तो हमेशा किसका यूज होना चाहिए फॉर्मल लेटर्स में, एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस मेक्स अ सेंटेंस लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड। सीधी सी बात है कि पैसिव वॉइस में जो भी वाक्य होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है और थोड़ा सा जटिल होता है। जैसे जब लक्ष्मी पूनम को अपनी बात बताएंगी तो कैसे बताएंगी कि मैम ने पहले कहा था कि
क्लास में आज हम ये चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अब सोचो वही बात कितनी बड़ी हो गई कि नहीं हो गई। अब छठी बात क्या सिखाई जाती है, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए आपके लेटर्स में। ये नहीं कि कुछ लिखा फिर वो चीज़ छोड़ दी किसी दूसरी बात पे आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरी बात आप सीरियल वाइज लिखते रहिए और उसको पूरा एक एंड करिए वहीं पे। यूज ऑफ कंक्रीट वर्ड्स, यानी कि सहज शब्दों का यूज करिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो और रीडर को प्रॉपरली समझ में आए चीज़ें। परसुएसिव और कन्विंसिंग होना चाहिए, यानी अ गुड लेटर शुड बी एबल टू सेल एन आइडिया। दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन रीडर्स क्यूरोसिटी एंड इंटरेस्ट इज अराउज्ड एंड मेंटेन्ड। देयरफॉर इट इज वेरी एसेंशियल for a letter to be skillful drafted. The facts and ideas behind it should be well thought and presented. The prime focus should be on the needs and demands of the reader. All this and more should clearly arranged. देखो एक ऐसे समझो आप कि जैसे मेरे पास कोई आइडिया है, अगर हम वो आइडिया आप तक शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो मेरा वो आइडिया ना वो बेकार है। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो जैसे आपको कहीं जाना है, ठीक है, आपको आपके दोस्त ने बुलाया है, ठीक, लड़कियों के लिए खासकर बता रहे हैं मैं बात, खासकर क्या होता है भाई कि लड़कियों को अगर कहीं जाना होता है तो पहले 25 दिन पहले से भूमिका बनाने लगती हैं। वो मम्मी स्नेहा का फ़ोन आया था तो फिर उसके बाद में फिर 2-3 दिन बाद हाँ मम्मी स्नेहा का फ़ोन आया था तो उनके यहाँ शादी तय हुई है दीदी की। फिर 5वें 10वें 15वें दिन बताएंगे कि मम्मी वो स्नेहा का यहाँ से कार्ड भी आ गया है, मम्मी जाने दोगी कि नहीं। तो फिर मम्मी कहेंगे पापा से पूछो, हमको नहीं पता, है ना। तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं कि धीरे 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 वो इतनी लंबी चली जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए फिर? जो आपका आइडिया है आप उसको पता चले आप पापा के पास गए, अब मम्मी ने कहा पापा से पूछो, आप पापा के पास गए, पापा वो पता है क्या हुआ, एक दिन 15 दिन पहले स्नेहा का फ़ोन आया था, फिर स्नेहा से बात हुई थी, फिर हमने मम्मी को भी बताया था कि पापा मेरी स्नेहा से बात हुई थी, और उसके बाद में फिर ना दीदी हैं पापा एक उनकी, और उनकी शादी है तो स्नेहा ने कार्ड भेजा। अब ये बात कितनी लंबी हो गई सोचो। पापा को इतनी बात बताने की ज़रूरत थी नहीं। पापा को क्या बताना था कि पापा सीधे आपको अपना क्या रखना था, इसके मतलब एक पूरा थॉट था वो प्रेजेंट करना था स्किलफुली, यानी कि अपने कौशल को दिखाना था वहाँ पे। आप पापा के सामने गए, सीधे बोलना था आपको क्या कि पापा वो स्नेहा जो मेरी फ्रेंड है ना उसकी दीदी की शादी है तो उसने कार्ड भेजा है, मैंने मम्मा को ये बात बताई थी, पता नहीं मम्मा ने आपको बताया कि नहीं, तो पापा हमें वहाँ जाना है तो क्या आप भेजेंगे हमको। बस सिंपल, ख़त्म। इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखना चाहिए था ना आपको कि पहले स्नेहा का फ़ोन आया, फिर मिस कॉल आई, फिर व्हाट्सएप पे, बट ये सब बातें बतानी नहीं थी भाई। ठीक, तो क्या होना चाहिए बताओ। अब बात समझ में आ रही है कि नहीं? पहले तो ये लिखो यस मैम यस मैम। और अगर सेशन को अच्छा लग रहा है, हम चीज़ें आपको समझा पा रहे हैं, तो एक बार लाइक तो बनता ही है ना, लाइक करो फटाफट से, और कमेंट सेक्शन में तो कमेंट करके जानेंगे। तो बात समझ में आ गई कि आपको अपने थॉट्स को कम शब्दों में इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि सामने वाले आपकी बात को समझ जाए। मैंने तो एक एग्जांपल ले लिया स्नेहा का, लेकिन लेटर में भी आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लेटर्स के अंतर्गत यदि बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, अगर पर्पस के बेसिस पे बात करो तो एल ग्रेटसाइट इन मॉडर्न बिजनेस करस्पॉन्डेंस क्लासिफाइज बिजनेस लेटर एज अ फॉलोज, कि अगर पर्पस के उद्देश्य यानी उद्देश्य के आधार पर यदि बात की जाए तो सबसे पहले आपका होता है कि इन्फॉर्मेशन लेटर, एक होता है सेल्स लेटर, एक होता है प्रॉब्लम लेटर, एक होता है गुडविल लेटर। कहेंगे अरे मैम हम तो एक ही प्रकार का लेटर लिख रहे थे, अब हमको क्या पढ़ा रहे हैं। हमने कहा देखो यही है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, यही सीखना है आपको। बहुत बच्चे तो अभी तक उनको शायद ही पता हो कि उनके में ये टॉपिक्स हैं। कुछ बच्चे तो बिल्कुल अवेयर ही नहीं है, उनको तो अभी इसी दुनिया में खोए हुए हैं कि इजी नोट से 4 सब्जेक्ट के आए, 4 पेपर होंगे बस। अब उनको हम क्या ही बताएं, 7 पेपर हैं आपके सब्जेक्ट में, ऑफिशियल सिलेबस आप चेक करिए। देखो वो अलग की बात है कि उसका पेपर कैसे होगा, कॉलेज वाले लेंगे कि यूनिवर्सिटी वाले लेंगे, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर मान लो आपके, इमेजिन करो, एक बात बताओ जरा मेरे को, अगर कॉलेज में भी पेपर हुआ तो क्या वो ऐसे ही आपको मार्क्स दे देंगे कॉलेज वाले? कॉलेज वाले हैं कोई कि फूफा और मौसा तो है नहीं हमारे कि वो तुरंत ऐसे ही मार्क्स दे देंगे। लेंगे तो वो भी पेपर ना, बिना पेपर लिए बिना वाइवा लिए आपको मार्क्स कोई नहीं देगा। ठीक, तो इसलिए पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और अगर आप 24 घंटे में 20-30 मिनट पढ़ाई कर भी लेंगे ना तो कुछ जा नहीं रहा है मेरे एंड से। बाकी हम तो पढ़ा ही रहे हैं, अब ये आपके ऊपर है पढ़ना नहीं पढ़ना सब चीज़ें, है ना। तो देखो
एक होता है इन्फॉर्मेशन लेटर, सेल्स लेटर, प्रॉब्लम लेटर और गुडविल लेटर। अब इन्फॉर्मेशन लेटर को भी दो पार्ट में बांटा गया, एक होता है रूटीन इंक्वायरीज, एक होता है स्पेशल पर्पस। रूटीन इंक्वायरीज में जैसे क्वेश्चंस होते हैं, ऑर्डर्स होते हैं, पेमेंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें आती हैं। स्पेशल पर्पस में सर्कुलर्स, पर्सनल, एजेंसीज, ट्रेवल, मतलब कुछ विशेष चीज़ें, कुछ विशेष उद्देश्यों पर बात होती है। सेल्स लेटर जो होते हैं उसमें वॉलंटरी ऑफर्स, ट्रेवलर्स, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित बातें होती हैं। और अगर जो प्रॉब्लम लेटर्स आप लोग अधिकतर देखो लिखते होगे ना कि आपने फ्लिपकार्ट से कोई चीज़ मंगाई, मान लो वो बेकार आ गई, तो उसमें या आपकी कोई भी समस्या हो तब भी आपको एक लेटर की जरूरत पड़ती है जिसमें आप कंप्लेन करते हो। और जैसे मान लो वो चीज़ 450 के आने थी और आपको उसके लिए 550 रुपये पेमेंट करना पड़ गया, तो उसके लिए भी आप लेटर लिखते हो। कभी कभी कंसेशन के लिए भी लिखते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है, प्रॉब्लम लेटर के अंतर्गत आएंगी। गुडविल लेटर तो सीधी सी बात है, जैसे ग्रीटिंग्स देना हो गया, किसी को थैंक यू बोलना होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मान लीजिए आपके किसी दोस्त की जॉब लग गई तो उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलेंगे। मान लीजिए किसी के साथ अप्रिय घटना हो गई तो आप उसे सिंपैथी देंगे, कंडोलेंस, इन सबके भी लेटर लिखे जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अप्रोच के बेसिस पे यदि बात करें तो एक होती है आपकी डायरेक्ट लेटर यानी कि गुड न्यूज़, एक होती है इनडायरेक्ट यानी बैड न्यूज़, एक होती है परसुएसिव। गुड न्यूज़ के अंतर्गत आपके क्या आएंगे, अपॉइंटमेंट्स, इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, प्रमोशन, और क्या, इंटीमेशन। फिर देखो इनडायरेक्ट के अंतर्गत में क्या आएगा, एडजस्टमेंट, रिफ्यूजल, रिजेक्टिंग अ जॉब, एप्लीकेंट रिक्वेस्ट रिफ्यूजल। जैसे आपको जब भी कभी रिजाइन देना हो अपने, मान लो आप ऑफिस में काम कर रहे हो या आप ऑलरेडी एक कहीं पे टीचर हो, आपकी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब लगी, तो आप सीधी सी बात है वहाँ रिजाइन दे दोगे। तो वो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, लेटर लिखना होगा। वो किसके अंतर्गत आएगा, इनडायरेक्ट के अंतर्गत आएगा। परसुएसिव का मतलब होता है ऑफर्स ऑफ सेल सर्विसेज एंड जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड यदि लेटर है तो इसके अंतर्गत आएगा। अब एक होते हैं आपके ऑफिशियल लेटर। अब ऑफिशियल लेटर में सबसे पहले डीओ यानी डेमी ऑफिशियल लेटर, एक होता है फॉर्म लेटर औपचारिक, और एक होता है इंटरनल लेटर। ठीक है। अब डीओ मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्थात गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑफिस बॉडीज। जैसे हम क्या बोलते हैं आपसे कि जब भी देखो आप पूछते हो ना हमसे कि मैम पेपर कब होगा, मैम कोई CSDMU की वो तो है नहीं जो आपको तुरंत बता देंगी, है ना। मैम भी एक इंसान ही है आप लोगों की तरह। भाई हमारा कोई यूनिवर्सिटी कैंपस में अगर हम पढ़ा रहे हो तो आपको तुरंत जानकारी देने कि बेटा ऐसे 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 सीन है। अब मैम यूनिवर्सिटी कैंपस में तो पढ़ानी नहीं है आपकी, तो कैसे हम आपसे क्या बोलते हैं कि ऑफिशियल आने का इंतजार करिए, बोलते हैं ना हमेशा। क्या कहते हैं हम आपसे कि जब भी आप किसी पे विश्वास ऐसे नहीं करो जब तक ऑफिशियल लेटर ना आ जाए। अब 75 यूट्यूबर्स ने वीडियो बना दिया कि जनवरी में पेपर होगा, हमने भी आपसे एक न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से ये बनाया है, लेकिन फेब में चुनाव होने हैं, क्या चीज़ें भी कितनी फेरबदल हो जाए। ऐसे तो कोरोना नहीं आया था ना जब तब भी लोग कहते थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन क्या कुछ हो पाया, नहीं, सब तो परिवर्तित हो गया। तो हमेशा ऑफिशियल चीज़ों पे विश्वास करो। तो वो जो ऑफिशियल आता है वो क्या होता है, ऑफिशियल लेटर होता है, वो कहाँ से आता है बोलो, यूनिवर्सिटी से आता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। उसके आते हैं देखो फॉर्म लेटर के अंतर्गत करस्पॉन्डेंस ऑफ रूटीन नेचर, एक्नॉलेजमेंट, रिमाइंडर्स, इंटरव्यू, नोटिस, अपॉइंटमेंट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, फॉर्म लेटर के अंतर्गत आती हैं। और इंटरनल लेटर में आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड लेटर आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट की यदि बात करें तो इंक्वायरीज, ऑर्डर्स, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ ड्यूज, कंप्लेन, सेल प्रमोशन, सेल सर्कुलर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनल एजेंसीज, इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो भी लेटर्स होते हैं वो सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे बोलो, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। अब ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत पर्सनल, देखो पर्सनल डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट और परचेज डिपार्टमेंट, ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं। इनवाइट्स एप्लीकेशन, जैसे किसी को इनवाइट करना हो। कॉल कैंडिडेट फॉर रिटर्न एग्जाम, अब आपका रिटर्न एग्जाम है, जैसे जब भी आप UPSC का रिटर्न एग्जाम देने जाओगे ना, जब सबका ड्रीम होता है ना कि एक बार UPSC का पेपर देना है, एक बार तैयारी कर ले, है ना, सबका ही ड्रीम होता है, हमें पता है। चाहे कोई B.Ed कर रहा हो, इवन DLED कर रहा हो, कोई BA कर रहा हो, कोई BSc कर रहा हो, कोई B.Tech कर रहा हो, उसके अंदर एक बार ये जरूर आता है ना कि एक बार यार UPSC देख लें। हालांकि इतना ईजी नहीं होता, लेकिन सबकी एक चाहत होती है ना। तो मान लो आपका प्री निकल गया, तो मेंस के लिए आपके पास क्या आएगा, एक लेटर आएगा। सेल्स डिपार्टमेंट सेंड सेल्स सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट, उसमें एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड यदि कोई सेल डिपार्टमेंट का लेटर है तो इसके अंतर्गत आएगा, ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डेंस के अंतर्गत। फिर देखो परचेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या आता है, रिक्वेस्ट फॉर डिपार्टमेंट कोटेशंस, इनवाइट टेंडर्स, प्लेसेस ऑर्डर्स, सेंड लेटर्स ऑफ कंप्लेन।
अब आपने सबसे पहले लेटर जानना कि क्या होता है, लेटर में किन बातों का ध्यान रखना होता है, और लेटर लिखते समय सबसे ज़्यादा सावधानी कहाँ बरतनी चाहिए, और लेटर्स के अंतर्गत वो किस किस डिपार्टमेंट में लिखा जाता है और क्या बोला जाता है उनको, ये सब सीख लिया आपने। अब हम लोग देखेंगे लेटर का स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सबसे पहले बात आती है लेटर के हेड की। जैसे जो आप लिखते हो ना, जैसे मान लो ये है, तो वहाँ पे आप क्या लिखते हो, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे 2098 समथिंग अपना एड्रेस, कंपनी का लोगो वगैरह यहाँ पे लगा हुआ होता है, और फिर आप लिखना शुरू करते हो। तो एक लेटर हेड में क्या होनी चाहिए, लेटर हेड में वो सब चीज़ें होनी चाहिए जिससे रिसीवर को देखते ही पता चल रहा है कि लेटर किसने भेजा है, किस कंपनी से आया है, उसका भेजने का उद्देश्य क्या है ना। तो उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था का नाम, फोन नंबर, पिन कोड, कंपनी का है यदि आपकी तो उसका लोगो, और मेल का एड्रेस, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस, इतना होना चाहिए। फिर डेट कि किस तारीख को वो लिखा गया है ना। अ डेट लाइन फॉलोज अ सेट एंड एस्टैब्लिश्ड पैटर्न एज गिवन फॉलोज, कि हमें ये नहीं कि आप अपने हिसाब से तारीख लिख दे रहे हो 10/3/2021, ये नहीं कि 10 मार्च 2021 लिख रहे हो ना, ये फॉर्मेट गलत है। मैंने क्या कहा, ये नहीं कि आप अपने हिसाब से लिख रहे हो 20, मैम हम तो ऐसे ही लिखते हैं 20 अप्रैल 2021, हम तो ऐसे लिख देते हैं। हमने कहा बेटा लेटर में ऐसे नहीं लिखना है। तो आपने कहा कि मैम कैसे लिखना है, हमने कहा देखो, हमने कहा फॉर्मेट ये होना चाहिए, कैसे, पहले डे आना चाहिए, फिर क्या आना चाहिए आपका, फिर मंथ आना चाहिए, और फिर ईयर आना चाहिए। ये बातें बहुत कम लोगों को ही पता होती हैं। तो आज से आपको भी पता चल गई ना कि पहले डे लिखना होता है, फिर मंथ लिखना होता है, और फिर ईयर लिखना होता है। किस फॉर्मेट में लिखना होता है, जैसे 10 मार्च 2016, इट फॉलोज अ पैटर्न ऑफ डे मंथ ईयर, या तो ऐसे लिख लो, या कैसे मार्च 10 2016, ये होता है तरीका एक्चुअल में लिखने का। ठीक, इनसाइड नेम एंड एड्रेस, सबसे पहली बात कि द फुल एड्रेस ऑफ द पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन टू विच द लेटर इज बीइंग एड्रेस शुड बी रिटन टू द स्पेसेस बिलो द डेट। डेट के बाद में आपका क्या होना चाहिए कि जिसने ये लेटर भेजा है या जिस कंपनी से वो लेटर आया है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। दिस शुड इंक्लूड द एड्रेस नेम, द कंपनी नेम, स्ट्रेट स्टेट पिन कोड, यानी कि वहाँ पे कंपनी का नाम होना चाहिए, या जिसने भेजा है ना, जिसने भेजा है सेंडर का, उसकी सारी डिटेल्स होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, स्ट्रीट किस गली मोहल्ले से आया है, पिन कोड, सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, उसके जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आप देख लो कि जैसे द सेल्स मैनेजर बिग बाजार लखनऊ इंडिया, है ना। जैसे हम आपको भेजें तो आपको सबसे पहले चैनल का नाम होगा कि पीजी पॉइंट, है ना, बीएड नोट्स, मान लो नोट्स अगर हम भेज रहे हैं आपके घर तो बीएड नोट्स, और जहाँ से हम आपको भेज रहे होंगे लखनऊ या कानपुर या दिल्ली से, और वहाँ बस वो और उसका पिन कोड लिखा होगा। ठीक, ऐसे होना चाहिए। फिर क्या है, थोड़ा सा टाइटल जो होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा कैसा होना चाहिए, अल्टीमेट होना चाहिए। वाइल राइटिंग इनसाइड एड्रेस द टाइटल ऑन ऑफ द रैंक, कैसे, ये हमको लिखना चाहिए सर, मैम, मिस्टर, मिसेस, मिस्टर, श्री, इन सब चीज़ों का यूज़ होना चाहिए, है ना। द नेम ऑलरेडी कैरीज अ टाइटल, इज दैट कुमार एंड सन्स। कभी कभी क्या होता है कि इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। द ऑलरेडी पार्ट ऑफ अ नेम, जैसे द टॉय फैक्ट्री, है ना, द मैनेजर हेरिटेज। सब्जेक्ट का आपको खास ध्यान रखना होगा। उसके बाद में फिर देखो क्या है कि सैल्यूशन, राइटिंग सैल्यूएशन इन अ लेटर इज रिफर्ड टू एज अ ग्रीटिंग ऑफ पर्सन। द चॉइस ऑफ सैल्यूएशन डिफर्स अकॉर्डिंग टू द डेजिग्नेशन एंड पीपल इज दैट डियर मैडम और डियर सर। समटाइम्स व्हाइल एड्रेसिंग अ हाई रैंकिंग ऑफिशियल द टर्म रिस्पेक्टेड कैन ऑल्सो बी यूज इन प्लेस ऑफ अ डियर। कभी कभी क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा किसी ऐसे इंसान को लिख रहे हो ना, बहुत ऑफिशियली लेटर यदि लिखा जाता है तो उसमें लिखा जाता है ना रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। और यदि आप अपने किसी खास संबंधी को लिख रहे हैं तो डियर, डियर कह के भी आप नॉर्मली लिख सकते हैं, है ना। फिर मैसेज, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बॉडी ऑफ अ लेटर। अब जो आप अपना सब कुछ कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे सब आप जो लिखते हैं ना वो सब क्या कहलाएगा, ये लेटर की बॉडी पार्ट हो गया। इसके अंतर्गत आपका ओपनिंग पैराग्राफ होता है, जैसे आपने लिखना शुरू किया यहाँ से कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर दिस दिस दिस, तो ये आपका ओपनिंग पैराग्राफ हो गया। फिर आपने एक मिडिल पैराग्राफ जिसे आप सेकंड पैराग्राफ बोलोगे वो लिखा, और फिर आपका होता है कि क्या, क्लोजिंग पैराग्राफ, है ना। फिर उसके बाद में देखो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या ये लिखते हो, यहाँ पे लिखते हो ना, योर सिंसियरली स्टूडेंट, है ना, कुछ भी, ठीक है, या योर फेथफुली स्टूडेंट। तो ये आपके जो लिखते हो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जैसे योर फेथफुली कब लिखोगे, जब लेटर फॉर्मल होगा। योर सिंसियरली कब लिखोगे, जब लेटर आपका अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल होगा। सिग्नेचर एंड डिजाइनेशंस, अ लेटर
is an official document of authentication. It helps to establish the validity of the contents in the letter. Identity of the sender is known through a duly signed letter, है ना। क्या होता है, एक मैनेजर के जब साइन हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ें क्या हो गई, डन हो गई, उस पर मोहर एक तरीके से लग गई। किसी बात को मुंह पे कह दो आप किसी से कि मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुमसे जो है अब हम क्या ही कहें, मैं तुमसे विवाह करूंगा मान लो, या करूंगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ तो मुंह से बोल दी गई, लेकिन अगर यही चीज़ किसी लेटर में बोली गई और वहां पे उसके साइन हो, तो वो क्या हो गया, एक तरीके से बोलो, एक तरीके से क्या हो गया, बोलो, सबूत हो गया, यस, है ना। अब देखो, रेफरेंस इनिशियल्स, इनक्लोजर्स एंड कॉपी लाइन। कॉपी लाइन का मतलब होता है, अब ये आप बहुत अच्छे से समझो, जब भी आप कभी किसी को एक लेटर भेजते हो तो उसमें बहुत तरीके की चीज़ होती है। जैसे एक होती है कार्बन कॉपी, एक होती है बीसी मतलब ब्लाइंड कॉपी। तो ब्लाइंड कॉपी के अंतर्गत जब आप किसी को लेटर भेजते हो ना, तो वो और कोई उसको ओपन नहीं कर सकता है। कार्बन कॉपी में क्या होता है कि जैसे मान लो एक कंपनी के मैनेजर है, उनको 50 लोगों को एक लेटर सेम भेजना है कि कल आपकी मीटिंग है इतने बजे से, तो उसमें क्या होता है, वो कार्बन कॉपी के थ्रू भेजा जाता है लेटर। उसमें सिर्फ मान लो यहाँ पे नाम श्वेता था, तो श्वेता की जगह पे राहुल हो गया, राहुल की जगह पे स्नेहा होगा, स्नेहा की जगह पे, मतलब उन 50 लोगों का नाम बदल दिया जाता है, एड्रेस बदल दिया जाता है, बस। और बाकी जो उसका पूरा बॉडी पार्ट होता है ना, पूरा सेम वैसा ही होता है। तो जब कोई मैनेजर, अब सोचो कंपनी को में कितने लोग एम्प्लॉय होते हैं, सबको एक एक करके लेटर तो लिखा नहीं जा सकता, तो वहां पे कार्बन कॉपी का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई होगी, होप सो। और अब बता दो फटाफट से क्लास कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो यहाँ लाइव चैट में नहीं, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से जरूर कर देना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। और बहुत जल्दी सारे सब्जेक्ट्स के टेस्ट शुरू करने जा रहे हैं। मेरा अगर आप लोग सपोर्ट करो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तो हम तो रोज आप लोगों के 30-30 मिनट के टेस्ट लगाने 4 बजे दूसरे वाले चैनल पे, उसका नाम है पीजी की दुनिया, या आप सर्च कर लो, देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, है ना। तो ये थी हमारी आज की क्लास, होप कि आपको अच्छी लगी होगी। सेशन को लाइक करना नहीं भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और नए और पुराने दोनों हैं तो फिर शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। यहीं से करेंगे अपने सेशन को एंड, और लिख दो एक बार फटाफट से अपनों के लिए। तो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। घर के बड़ों से मेरे लिए आशीर्वाद लीजिएगा, सबका ध्यान रखिएगा, अपना भी ध्यान रखिएगा, ओके।